नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केशवानंद भारती श्री पदागल वरु और अन्य बनाम केरल राज्य मामले के 50 वर्ष पूरे हुए। 73वें संविधान संशोधन को लागू हुए 3 दशक पूरे हुए। जल शक्ति मंत्रालय जल की गुणवत्ता और संदूषण स्तरों की निगरानी करने के लिए भूजल सेंसर नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C55 मिशन में पोएम-2 का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक प्रयोग किया। शहरों की जलवायु कार्रवाई को मुख्यधारा में लाने में मदद करना विषय पर बेंगलुरु में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार वाले हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 2 के टॉपिक प्रस्तावना और मूल ढांचे के सिद्धांत से संबंधित है। इस संबंध में केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, तो अब 2023 में इस मामले को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। केशवानंद भारती श्री पदागल वरु और अन्य बनाम केरल राज्य मामले के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। केशवानंद भारती मामले में कई प्रमुख कानूनी मुद्दे शामिल थे। इनमें शामिल था केरल भूमि सुधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता का मामला। इस अधिनियम के मुताबिक कोई व्यक्ति एक निश्चित सीमा से ज्यादा जमीन का स्वामी नहीं हो सकता था। इसके अलावा दूसरा मुद्दा था कि क्या संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित है। तीसरा मुद्दा था संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का मामला। इस मामले में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इस सिद्धांत के मुताबिक संविधान की कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद न तो संशोधित और न ही निरस्त कर सकती है। इन आधारभूत विशेषताओं में शामिल है संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि। तब से सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में मूल ढांचे के सिद्धांत की कसौटी पर संविधान संशोधनों का परीक्षण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण जैसे संविधान संशोधनों को बरकरार रखा। इन संविधान संशोधनों को मूल ढांचे के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के संशोधन 99 अधिनियम को 2014 में रद्द कर दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण मामलों की बात करें तो इसमें किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लिहू और अन्य वाद शामिल हैं। इसके अलावा 1992 का 10वीं अनुसूची से संबंधित मामला, मिनर्वा मिल्स वाद 1980, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघवाद 1997 जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित था, ये सभी मामले शामिल थे। केशवानंद भारती वाद का महत्व था न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार करने के लिए। इसके अलावा मूल ढांचे के सिद्धांत ने संविधान निर्माताओं के अंतर्निहित दर्शन को संरक्षित रखने में मदद की। साथ ही संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया गया। और आइए अब अगली खबर की बात करते हैं जो कि पंचायतों से संबंधित है। ये संविधान के भाग 9 से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन को लागू हुए 3 दशक पूरे हो चुके हैं। संसद ने दिसंबर 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों को पारित किया था। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को और 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया। इसी कारण से भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वें संशोधन ने भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 को जोड़ा था। इस भाग का शीर्षक पंचायत है। वहीं 74वें संशोधन ने संविधान में भाग 9A को जोड़ा था। इस भाग का शीर्षक नगरपालिकाएं हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें, इसमें पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अनुपात में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों में स्थानीय निकायों में 50% से ज्यादा महिला प्रतिनिधि हैं। स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने उपेक्षित समुदायों के लिए स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं या सेवाओं के वितरण पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, क्योंकि महिलाएं कहीं न कहीं ज्यादा संवेदनशील होती हैं और इसलिए वे उपेक्षित वर्गों पर ज्यादा ध्यान देती हैं। तो इस तरह से वस्तुओं और सेवाओं का प्रॉपर वितरण हो पाता है। साथ ही कई निर्वाचित सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करना आरंभ कर दिया है। इसके अलावा वे धीरे धीरे नेतृत्व की भूमिका भी धारण करते जा रहे हैं। विकेंद्रीकरण विशेष रूप से 3 Fs पर आधारित है।
फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज। विकेंद्रीकरण के मामले में अलग अलग राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया है। हालांकि 73वें और 74वें संविधान संशोधनों को लागू करने में कई चुनौतियां भी आई, जैसे कि स्थानीय निकायों को आवश्यकता के अनुरूप 3 Fs जैसे कि फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज हस्तांतरण नहीं किया गया है। स्थानीय निकायों के पास नीति निर्माण की शक्ति की कमी है। इसके अलावा इन्हें केवल राज्य सरकार के निर्देशों के साधन के रूप में कार्य करना पड़ता है। इन्हें अनुदान के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है और साथ ही वित्तीय हस्तांतरण का स्तर भी निराशाजनक है। साथ ही और भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि जागरूकता की कमी है। जाति, वर्ग और लिंग संबंधी पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद हैं। अगला टॉपिक है जल शक्ति मंत्रालय जल की गुणवत्ता और संदूषण स्तरों की निगरानी करने के लिए भूजल सेंसर नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय की इस योजना का उद्देश्य तालुका स्तर तक भूजल स्तर के साथ साथ संदूषण की मात्रा के बारे में भी निरंतर जानकारी उपलब्ध कराना है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट लगभग 26,000 भूजल पर्यवेक्षण कुओं के नेटवर्क पर आधारित होती है। वर्तमान में किसी क्षेत्र में भूजल के स्तर का मापन मैनुअली किया जाता है। भूजल सेंसर नेटवर्क स्थापित करने के कई लाभ होंगे। इससे भूजल स्तर को भी वायु गुणवत्ता स्तर और मौसम संबंधी चरों की तरह देखा जा सकेगा। किसानों को भूजल स्तर का पूर्वानुमान उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे कि उन्हें बुआई में मदद मिलेगी। भूजल स्तर के बारे में अपडेटेड परामर्श उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे राज्यों को भूजल दोहन संबंधी नीतियां बनाने में सहायता प्राप्त होगी। आपको बता दें कि विश्व बैंक के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता देश है। भूजल देश के पेयजल का लगभग 80% और सिंचाई की 2/3 जरूरतों को पूरा करता है। भारत में भूजल प्रशासन के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। इसका गठन पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का विलय करके किया गया था। इसके अलावा भूजल के प्रभावी प्रबंधन और विनियमन के लिए अटल भूजल योजना और राष्ट्रीय जलभृत प्रबंधन परियोजना जैसी पहलें शुरू की गई हैं। तीव्र और सटीक जलभृत मानचित्रण के लिए हेलीबॉर्न आधारित सर्वेक्षण प्रणाली अपनाई गई है। भारत भूजल संसाधन आकलन प्रणाली यानी INGRES सॉफ्टवेयर अपनाया गया है। देश भर में भूमिगत जल स्तर की निगरानी करने के लिए जलदूत नामक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। इसरो ने PSLV C55 मिशन में POEM-2 का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक प्रयोग किया। PSLV C55 ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। PSLV C55 मिशन अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह ग्राहकों के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। PSLV 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। पहला और तीसरा चरण ठोस प्रणोदक आधारित और दूसरा तथा चौथा चरण तरल प्रणोदक आधारित है। NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता वाली अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को संपन्न करने में सक्षम बनाना है। PSLV C55 से प्रक्षेपित मुख्य पेलोड है टिलियोस 2। ये भू पर्यवेक्षण उपग्रह है। इसे सिंगापुर सरकार की अलग अलग एजेंसियों की उपग्रह इमेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। दूसरा है ल्यूमलाइट 4। इसे सिंगापुर की समुद्री नेविगेशन क्षमता को बढ़ाने और वैश्विक जहाज परिवहन समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन में पहली बार PSLV के चौथे चरण को ऊर्जा देने के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया गया है। इससे प्रयोगों का संचालन महीने भर में किया जा सकेगा। आमतौर पर रॉकेट का चौथा और अंतिम चरण केवल कुछ दिनों के लिए ही अंतरिक्ष में रहता है। इसके बाद ये वायुमंडल में वापस लौटकर जल जाता है। PSLV में PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 2 प्लेटफॉर्म शामिल है। ये PSLV के अंतिम चरण का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रयोग करेगा। इसमें एक समर्पित नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम है। ये सिस्टम विशिष्ट सटीकता के साथ प्लेटफॉर्म को स्थिर करने के लिए प्लेटफॉर्म के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। ये स्वयं के संचालन के लिए इसमें लगे सौर पैनल्स और लिथियम आयन बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करेगा। शहरों को जलवायु कार्रवाई को मुख्यधारा में लाने में मदद करना विषय पर बेंगलुरु में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन C40 सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से किया था। इस सम्मेलन का आयोजन अर्बन 20 कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत किया गया था। C40 दुनिया के अग्रणी शहरों के लगभग 100 मेयर का एक नेटवर्क है। ये जलवायु संकट का सामना करने के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई में सहायता करने पर केंद्रित है। अर्बन 20 एक शहरी कूटनीतिक पहल है। ये C40 सिटीज और यूनाइटेड सिटीज तथा स्थानीय सरकारों द्वारा आयोजित की जाती है।
C40 पहल वैश्विक आर्थिक, जलवायु और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G20 सदस्य देशों के शहरों को एक मंच पर लाती है। जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के किसी भी व्यापक प्रयास के लिए शहरों में ऊर्जा खपत और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना आधारभूत कदम है। दुनिया की आधी जनसंख्या शहरों में रहती है। ये आबादी वैश्विक ऊर्जा खपत और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 3/4 हिस्से के लिए उत्तरदायी है। प्रकृति के साथ शहरों के संबंधों को पुनर्संतुलित करने के लिए कई नई रणनीतियां हैं, जैसे कि भारत की पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ पहल। ये एक ऐसी जीवन शैली को अपनाने पर बल देती है जो हमारे ग्रह के लिए लाभदायक हो, साथ ही संसाधनों के अतार्किक और विनाशकारी उपभोग की बजाय उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग का आग्रह करती है। दूसरी रणनीति है चक्रीय अर्थव्यवस्था की। इस अवधारणा में किसी उत्पाद का पुनर्चक्रण करना शामिल है, जिससे किसी वस्तु का फिर से उपयोग करने और उससे उपयोगी सामग्री प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं शहरी वानिकी और प्रकृति आधारित समाधानों की। प्रकृति आधारित अवसंरचना यानी हरित अवसंरचना आदि पर बल दिया जाता है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार वाले हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत बिहार को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। राष्ट्रीय गैस ग्रिड की परिकल्पना देश के सभी हिस्सों में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए की गई है। वर्तमान में देश में लगभग 21,715 किलोमीटर लंबा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क परिचालन में है। पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राधिकार प्रदान करने का अधिकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के पास है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड के कई उद्देश्य हैं। प्राकृतिक गैस की पहुंच के स्तर पर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, गैस स्रोतों को गैस की मांग वाले प्रमुख केंद्रों से जोड़ना और उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना। CNG और PNG की आपूर्ति के लिए अलग अलग शहरों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करना। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के तहत कई प्रमुख परियोजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना। ये पूर्वी भारत को जोड़ेगी। इसमें शामिल है जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन और बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड ये पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों को जोड़ेगी। साथ ही सिटी गैस वितरण नेटवर्क अलग अलग शहरों में CNG और PNG की आपूर्ति करेगा। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFED ये विकासशील देशों के लघु कृषि उत्पादकों तथा जापान और अन्य देशों के व्यवसायों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क स्थापित करेगा। IFED एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ये रोम में स्थित है। ये 1974 में आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक है। IFED में भारत सहित 177 देश शामिल हैं। IFED ग्रामीण लोगों में निवेश करता है। इस प्रकार उनकी खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, उनके परिवारों के पोषण स्तर में सुधार करने और ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सशक्त करता है। अगला टॉपिक है पोंजी स्कीम। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार पोंजी एप्स पर कठोर नियंत्रण लागू करेगी। ये कपटपूर्ण निवेश संबंधी घोटाला है। इसमें निवेशकों को कम जोखिम के साथ उच्च दर के लाभ यानी रिटर्न का आश्वासन दिया जाता है। ये स्कीम नए निवेश के निरंतर प्रवाह पर निर्भर है और इसी नए निवेश के माध्यम से ये पुराने निवेशकों को रिटर्न प्रदान करना जारी रखती है। ये एक पिरामिड स्कीम के समान है। दोनों तरह की स्कीम में पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों के धन का उपयोग किया जाता है। सरकार ने अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 को पारित किया है। इसका उद्देश्य एक तंत्र के माध्यम से निर्धन जमाकर्ताओं या निवेशकों को पोंजी योजनाओं से बचाना है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे अधिवास के रूप में विकसित किया जाएगा। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी एक सीमा राजस्थान की सीमा के समानांतर है। चंबल नदी इस अभयारण्य से होकर बहती है। ये एक नामित महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र भी है। इसमें खैर, सलाई, करधई, धावड़ा, तेंदु और पलाश जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। वहीं वन्य जीवों की बात करें तो इसमें चिंकारा, चित्तीदार हिरण, भारतीय तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा आदि पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है पुष्करालू या पुष्करम महोत्सव। तेलुगु भाषी लोगों का 12 दिवसीय पुष्करालू उत्सव वाराणसी में शुरू हुआ। पुष्करालू उन 12 पवित्र नदियों की पूजा को कहा जाता है जिनमें भगवान पुष्कर हर 12 साल में प्रकट होते हैं। और ये 12 नदियां हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सिंधु और प्राणहिता। इस महोत्सव का आयोजन 12 वर्षों में एक बार किया जाता है।
इसे इन नदियों में से किसी एक के किनारे आयोजित किया जाता है। प्रत्येक नदी एक राशि चिन्ह से जुड़ी हुई है। साथ ही किस नदी के किनारे इसे आयोजित किया जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय बृहस्पति किस राशि में है। कैल्शियम कार्बाइड। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कैल्शियम कार्बाइड जैसे कृत्रिम फल पकाने वाले एजेंटों के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। आमतौर पर कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग खनन और धातु उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा एसिटिलीन गैस के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील यौगिक है। ये एसिटिलीन गैस मुक्त करता है। इस गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। ये अत्यधिक विषाक्त पदार्थ है। ये त्वचा में जलन, श्वसन संबंधी समस्याओं और यहाँ तक कि कैंसर सहित कई स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों का कारण बन सकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री का निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 के प्रावधान के मुताबिक कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग प्रतिबंधित है। डार्विन का विकास संबंधी सिद्धांत। वैज्ञानिक समुदाय ने डार्विन के विकास संबंधी सिद्धांत को विज्ञान की पुस्तकों से हटाने के एनसीईआरटी के कदम की आलोचना की। विकास संबंधी सिद्धांत प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत का संक्षिप्त रूप है। इस सिद्धांत को 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वॉलिस ने प्रस्तावित किया था। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बताया है कि विकास प्राकृतिक चयन के कारण होता है। जो सजीव अपने परिवेश में जीवित रहने में सक्षम होते हैं वे ज्यादा संतान पैदा करते हैं। जो जीव जीवित रहने के लिए शारीरिक रूप से बेहतर सक्षम होते हैं वे परिपक्व आयु तक बढ़ते हैं और पुनर्जनन करते हैं। इसे ही योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। जो जीव अपने परिवेश के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं उनमें अपने गुणों को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने की सबसे अधिक संभावना होती है। बैलिस्टिक मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक यानी अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। इसका उपयोग शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे से निपटने के लिए किया जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल भले ही वेपन डिलीवरी व्हीकल हो या न हो, वो अपने उड़ान पथ पर अधिकतर समय बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र यानी ट्रेजेक्ट्री का ही अनुसरण करती है। बैलिस्टिक मिसाइल चापाकार पथ का अनुसरण करती है। इसे आरंभिक चरण में रॉकेट बूस्टर के माध्यम से एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है और इसके बाद बूस्टर अलग हो जाते हैं और मिसाइल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर तेजी से गिरते हुए लक्ष्य पर हमला कर देती है। वहीं एक क्रूज मिसाइल स्वचालित निर्देशित यान होती है। ये अपने अधिकतर उड़ान पथ के लिए वायु गतिकीय उत्थान यानी एरोडायनेमिक लिफ्ट के माध्यम से उड़ान को बनाए रखती है। ये पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका एक उदाहरण है। लॉकबिट रैंसमवेयर। लॉकबिट रैंसमवेयर को मैक उपकरणों को लक्षित करते हुए पाया गया है। इस तरह एप्पल कंप्यूटरों को लक्षित करने वाला पहला प्रमुख रैंसमवेयर ऑपरेशन बन गया है। रैंसमवेयर मैलवेयर की एक श्रेणी है। ये कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करता है और उन्हें उनके वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपयोगी बना देता है, यानी कि जिसका भी लैपटॉप या कंप्यूटर है वो उसको उपयोग नहीं कर सकता है। लॉकबिट रैंसमवेयर को लक्षित उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करने और महत्वपूर्ण फाइलों को एनक्रिप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये टारगेट किए गए उपयोगकर्ता की फाइल्स को एनक्रिप्ट करते समय फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करता है और इस कारण इसे ABCD वायरस घोषित किया गया है। ये फाइल्स को डिक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में भुगतान करने की मांग करता है और इस कारण इसे क्रिप्टो वायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये रैंसमवेयर एज अ सर्विस मॉडल पर कार्य करता है। खेलो इंडिया योजना। हाल ही में खेलो इंडिया योजना ने अपने 5 साल पूरे किए हैं। KIS की संस्कृति भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। इस योजना को 2025-26 तक संचालित किया जाएगा। यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इस योजना के घटक हैं खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन, खेल प्रतियोगिताएं और प्रतिभा विकास, खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां खोलना, इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट चलाना और खेलों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। जगत गुरु बसवेश्वर। प्रधानमंत्री ने बसवेश्वर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के कवि थे। उनका जन्म वर्तमान कर्नाटक में हुआ था। वे दक्षिण भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार, अनुभव मंडप, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन के लिए जाने जाते थे। अनुभव मंडप दर्शन और अनुभव के लिए सुविधाजनक सभा होती थी। 13वीं शताब्दी में पलकुरिकी सोमनाथ ने बसव पुराण की रचना की। इसमें बसवन्ना के जीवन और विचारों का संपूर्ण विवरण मिलता
करता है। बसवेश्वर ने लैंगिक और जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और कर्मकांडों को खारिज कर दिया था। वे अहिंसा के एक प्रबल समर्थक थे। उन्होंने मानव और पशु बल की निंदा की थी। उनका दर्शन अरिवु यानी सच्चा ज्ञान, लोकाचार यानी सही आचरण और अनुभव यानी कि ईश्वरीय अनुभूति के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने वीर शैव नामक एक नए भक्ति आंदोलन को विकसित और प्रेरित किया। ये शिव के उत्साही और वीर उपासक थे। बसवेश्वर के जीवन और नैतिक मूल्यों की बात करें तो उनमें करुणा, समतावादी मूल्य और निस्वार्थता का भाव था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।